वेलकम टू परीक्षागढ़। मैं अभिषेक। आज हम सीटेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए सब्जेक्ट मैथ के टॉपिक नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति का पहला वीडियो है और इसी के साथ साथ यूट्यूब अकाउंट का भी पहला वीडियो है। और अगर वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज संख्या पद्धति में हम देखेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल अंक क्या होते हैं? अंक जो 0 से 9 तक होते हैं, जो 0 से 9 तक अंक होते हैं, डिजिट होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इनकी कुल संख्या 10 होती है। याद रखिएगा, हम 1 से 9 तक बोल लेते हैं, लेकिन जीरो भी इसी के साथ आता है। अंकों को व्यक्त करने वाले संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। जैसे एक अंक ये हो गया 1 और दूसरा अंक हो गया 2, ये बन गया 12 या 12, ये हो गई संख्या। और संख्याएं अनंत होती हैं। अंकों मिलके संख्याएं बनाती हैं और संख्याएं अनंत होती हैं। अब हम देखेंगे अगला, संख्या के प्रकार। संख्या के बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य प्रकार हम देखेंगे। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या, वे संख्या है जो गणना को गिनना कहते हैं, करने में प्रयोग की जाए। अर्थात 1 से लेकर अनंत तक। गणना मतलब जिसे गिना जा सके। गिना वस्तुओं किसको जा सकता है? जो वस्तुएं हमें दिखती हैं, जैसे 1 2 3 4। जो वस्तु हमें नहीं दिखती, जैसे जीरो इसमें नहीं आता। ठीक है। सभी धनात्मक, इसी के साथ सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं हैं। धनात्मक पूर्णांक भी आपको हम बताएंगे आगे। और शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। जैसे शून्य को मैंने आपको पहले ही बता दिया, शून्य नहीं होती है, प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। प्राकृतिक संख्या सदैव धनात्मक होती हैं, ये पॉजिटिव होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आगे चलते हैं। अब आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक होती हैं, जो गिनी जा सकती हैं और अनंत तक, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उन्हीं के साथ जीरो अगर ऐड हो जाता है तो वो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याएं अऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक नहीं होती, और सीधे धनात्मक भी उनको नहीं कहते। लेकिन ऋणात्मक नहीं होती, ये कंफर्म है। ठीक है। और धनात्मक नहीं कह सकते उनको, क्योंकि जीरो लगा है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ से 1 से लेकर अनंत तक जो आती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आगे हम बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्याएं, अभी वहाँ आया था पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक अनंत से लेके 0 तक एवं 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक होती हैं। जैसे -∞ से लेके -1 तक, और फिर 0 से, और फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसमें क्या हो सकती है कि ऋणात्मक पूर्णांक होता है -1 से लेके -इन्फिनिटी तक, और धनात्मक पूर्णांक होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और इसके साथ साथ जीरो अलग से ऐड होता है इसके बीच में। वो दोनों में नहीं आता, ना धनात्मक पूर्णांक में आता, ना ऋणात्मक पूर्णांक में आता है, वो अलग से उदासीन में आता है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? इसके साथ अगला टाइप है वास्तविक संख्या। वे संख्या जो वर्ग करने पर धनात्मक परिणाम देती हैं, वो वास्तविक संख्या होती है। जैसे इनका वर्ग करेंगे तो 9 आता है, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, ऐसे ही 2 का वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इनका धनात्मक हमें परिणाम मिल रहा है वर्ग करने पे। आगे बढ़ते हैं। परिमेय और अप्रमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब इनका दोनों का सम्मिलित रूप एक वास्तविक संख्या होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या है और अप्रमेय संख्या क्या है। बस इनका जानिए, इनका सम्मिलित रूप मतलब प्लस योग एक वास्तविक संख्या होता है। आगे देखें, काल्पनिक संख्या देख लेते हैं, वास्तविक संख्या देख लेंगे। वे अवास्तविक संख्याएं काल्पनिक संख्या कहलाते हैं, जिनका वर्ग, अर्थात जिनका वर्ग करने पे हमें ऋणात्मक वर्ग मिलता है, जिनका वर्ग करने पे हमें ऋणात्मक परिणाम मिलता है।
जैसे √2 को वर्ग हमने किया तो हमें √2 मिला, माइनस के साथ 2 मिला, तो ये ऋणात्मक है, तो ये हमें क्या है, काल्पनिक संख्या हो गई हमारी। आगे इसी के साथ बढ़ते हैं हम। आई लगा है तो अपने आप हो जाती है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी संख्या, इनको आई से इमेजिनरी प्रदर्शित करते हैं। अब प्रमेय संख्या की जो बात हुई थी, प्रमेय संख्या देखते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p तथा q पूर्णांक आपको मैंने बताया ही था, -∞ से लेके -1 प्लस 0 भी रहेगा इसमें, और +1 2 ऐसे से प्लस इन्फिनिटी तक ये आता है, ये सीरीज आएगा पूर्णांक का। लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया है, q जो हर में है वो क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं हो सकता। जैसे 1/4, 2/3, 7/5, ऐसे 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 22/7, ये ध्यान रखिएगा 22/7 मैंने लिखवाया क्यों, आगे बताते हैं। इसी के साथ अप्रमेय संख्या देखेंगे। अगला टाइप है ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब वो कहीं ना कहीं कट जाएंगी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कट जाएंगे। जैसे √2 माइनस √50 पाई एक अप्रमेय संख्या है, और पाई का मान जो हम मानते हैं 22/7 वो प्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या है 22/7 क्यों, इसका मान कभी कटता नहीं, रिपीट होता रहता है। जैसे 3.1 4 2 5 8 ऐसे करके उसी के बाद 5 अंक तक जाता है, फिर यही चीज़ 5 अंक तक रिपीट होती रहती है। अब पाई में क्या है, पाई में एक मान मिलने के बाद रिपीट नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए ये अप्रमेय संख्या है पाई, और ये प्रमेय संख्या है। नोट अब आगे देखिए, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या का योग मतलब जोड़ और अंतर एक अप्रमेय संख्या होता है। जैसे प्रमेय संख्या 5 है, अप्रमेय संख्या √3 है, इनका योग करें, ये भी अप्रमेय हो गया, इधर अप्रमेय हो गया। 7 प्लस पाई हमेशा अप्रमेय था, और 7 क्या है, प्रमेय, इनका योग एक अप्रमेय होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या का गुणनफल मतलब इंटू कराएं तो एक अप्रमेय संख्या हो। जैसे 4 प्रमेय संख्या थी, √3 अप्रमेय संख्या, दोनों का 4√3 एक अप्रमेय संख्या। यहाँ देखते हैं 7 प्रमेय संख्या थी, पाई अप्रमेय संख्या थी, तो 7 पाई क्या हो गए, अप्रमेय संख्या। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सम संख्या, पूर्णांक संख्या भी आपको मैंने बताया -∞ से लेके +∞ तक, 0 को बीच में ऐड करके, जो 2 से विभाज्य हो। 2 से विभाज्य मतलब माइनस में भी हो, सम संख्या हो सकती हैं, और 0 भी है। अब याद रखिएगा यहाँ 0 और प्लस भी हो सकती हैं, तो 0 सम संख्या में आती है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ विषम संख्या देखते हैं। अगला पॉइंट, पूर्णांक संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं है, मतलब वही पूर्णांक संख्या जो 2 से विभाज्य थी वो सम संख्या है, जो 2 से बची ना विभाज्य होंगे वो विषम संख्या है। इसमें आप देख सकते हैं 0 नहीं है, क्योंकि 0 सम संख्या में ऐड हो गया है, ठीक है। -∞ से लेके और +∞ तक विषम संख्या हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, सम संख्या माइनस में भी हो सकती हैं, ठीक है दोस्तों। पॉइंट की तरफ चलते हैं, नोट लिखा है तो हम नोट देखते हैं। विषम संख्या में एक जोड़ने या घटाने पे कोई विषम संख्या सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे विषम संख्या हम ले लेते हैं 3, इसमें 1 जोड़ा तो 4 हुआ, 3 में 1 घटाया तो 2, दोनों सम संख्या है, मतलब ये सही है, ठीक है। अगला हम बढ़ते हैं, विषम संख्या का दुगुना करने पर सदैव सम संख्या प्राप्त होता है। जैसे 3 हम लिए हैं तो 3 ही लेते चल रहे हैं, 3 का हम दुगुना कर रहे हैं, 3 का दुगुना करने पर, दुगुना मतलब 2 से गुणा करने पे मुझे सम संख्या मिलता है। सम 6 क्या है, सम संख्या है। अगला देखते हैं पॉइंट, विषम संख्या को दुगुना करके 1 जोड़ना या घटाने पे हम सदैव विषम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे 3 का दुगुना किया क्या हुआ, और +1 कर दिया
तो 6 1 7, ये विषम संख्या। 3 का दुगुना करने पे -1 किया, 6 -1 5, दोनों क्या है, विषम संख्या है, तो ये भी सही है। मैं आपको इसको एग्जाम्पल की तरह दिखा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्पल बेस पे भी आ सकता है, लैंग्वेज पे भी। ठीक है, तो विषम संख्या का वर्ग करने पर सदैव विषम संख्या मिलता है। जैसे 3 का वर्ग करने पे 9 मिल रहा है, 5 का वर्ग करने पे हमें 25 मिल रहा है, ऐसे भी हम कोई और भी कर सकते हैं। 7 का वर्ग करने पे हमें 49 मिल रहा है, तो ये सब विषम संख्याएं हैं। अगला जाते हैं अभाज्य संख्या। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या है जो एक या खुद को, पहली बात एक से बड़ी होगी, एक को हटा के आगे बढ़ जाइए, 2 से शुरू होगा, जो एक या खुद को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से न विभाज्य हो। ठीक है, जैसे 2 खुद से विभाज्य होगी और 1 से होगी, जैसे 2 खुद से भी होगी और 1 से ही होगी, 3 खुद से होगी और 1 से होगी और किसी से नहीं होगी। ऐसे आप बढ़ते चले जाइए, 17 खुद से होगा और 1 से होगा, किसी और संख्या से नहीं हो सकता। आगे इसका पॉइंट देखते हैं, क्या है, एक ना ही अभाज्य संख्या है जो एक, और ना ही भाज्य संख्या है। एक को ना अभाज्य संख्या माना गया है ना भाज्य संख्या माना गया है। ठीक है, 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य भी है, तो 2 को हम बोलते हैं सम अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं यौगिक संख्या। अगला टाइप है यौगिक, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो अभाज्य नहीं है, मतलब एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो अभाज्य नहीं है, जैसे जो अभी अभाज्य के लिए हो रहा था उसमें जो बचेगी वही यौगिक संख्या हो जाएगी। जैसे 4 6 9, इसमें विषम भी आ गया, सम भी आ गया, बस इन्हीं दोनों का जोड़ है और एक को छोड़कर। ठीक है, पॉजिटिव में 0 को हटा के एक से बड़ा सम और विषम का जोड़ ही यौगिक संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 1 है, दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। दो प्राकृतिक संख्या हमने आपसे बताई है अभी कि 1 2 3 डाटा इन्फिनिटी तक, और ये जो गणना करने योग्य हों वही हो सकती हैं। तो अब देखिए इनका क्या अंतर पूछा है, तो 1 माइनस करेंगे 2 से तो क्या आएगा -1, अगर माइनस में आ गई तो धनात्मक तो हो ही नहीं सकता, इसको ऐसे काट दीजिए। प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक में होती नहीं, ये भी ऐसे काट दीजिए। एक ही चीज़ से देखिए कितना करें, संपूर्ण संख्या जिनका वर्ग करने पे आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो एक संपूर्ण संख्या जो अपने आप में पूर्ण संख्या होती है। अब आगे हम बढ़ जाते हैं, जैसे देखते हैं कुछ भी 3 - 3 का वर्ग करने वो घटाते हैं, मान लीजिए ये भी प्राकृतिक संख्या है, सेम संख्या घटाते हैं, अंतर कर रहे हैं तो 0 आता है, ये संपूर्ण संख्या में होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। पूर्णांक संख्या में 0 भी आता है, -1 भी आता है, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, मतलब धनात्मक भी आएगा, ऋणात्मक भी आता है और 0 भी आता है। तो ऋणात्मक प्लस 0 प्लस धनात्मक, ये जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 2, प्रमेय संख्याओं का समुच्चय उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय मतलब इनके एक बीच में ग्रुप, जिसको हम प्रमेय बोल सकें। ठीक है, एक जो इनका ग्रुप होगा उसमें जो संख्याएं भी लिख दीजिए, जो भी हों वो प्रमेय में क्वालिफाई करें। ठीक है, तो प्रमेय में अप्रमेय संख्याएं तो हो ही नहीं सकती, ये पहले काट दीजिए, क्योंकि ये अप्रमेय संख्या प्रमेय संख्या को उल्टा पूरा होता है। ठीक है, अब आता है प्रमेय संख्या की बात। प्रमेय संख्याओं में आपको बताया था P/Q के रूप में लिखी जाती है, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q मतलब हर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमेय संख्या 0 नहीं होती, और पूर्ण संख्याओं में 0 आता है। क्यों? -2 -3, क्योंकि +0 +1 इन्फिनिटी तक ऐसे आता नहीं, तो पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकती। अब आई वास्तविक संख्या और प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या दे सकते हैं, प्रमेय संख्या हमने अभी पढ़ा था ऋणात्मक हो सकती हैं,
और धनात्मक हो सकती हैं, और प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या का समुच्चय वास्तविक संख्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, -3 से छोटी, ध्यान से सुनिएगा, -3 से छोटी -8 से बड़ी पूर्ण संख्याओं का पूर्णांक संख्याएं की नहीं पूर्णांकों की संख्या क्या है। ठीक है, थोड़ा सा हड़बड़ी हो जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये यूट्यूब पे ऑनलाइन पहली बार बना रहा हूँ, थोड़ा सा चलाने में भी इससे प्रॉब्लम हो रही है। तो क्वेश्चन करते हैं, -3 से बड़ी पर -8 से -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या है। तो -3 देखते हैं। -3 से छोटी मतलब कहना क्या चाह रहा है, -3 बड़ा होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये कॉमा 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 कॉमा, ये क्या है, जब माइनस लगता है तो -1 इन सब -8 से बड़ी है। जो सबसे छोटी संख्या होती है उसके सामने जो माइनस लगा है तो वो बड़ी होगी। ठीक है, 8 बड़ी संख्या थी, मान लीजिए 8 जो अगर माइनस हटा के देखा जाए तो 8 बड़ी है और 1 छोटा है, लेकिन माइनस लगा देंगे तो वही अपोजिट हो जाएगा, 8 सबसे छोटा हो जाएगा, 1 सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ऋणात्मक में अगर हम बड़े की तरफ बढ़ते जाएंगे नंबर की तरफ तो हमें छोटी संख्या मिलती जाएगी। तो कह रहा है 3 से छोटी मतलब ये 3 से तो 1 भी बड़ा है, 3 से 2 भी बड़ा है। 3 से छोटी मतलब 3 को भी नहीं गिनना है, तो 3 को से छोटी, और 8 से -8 से बड़ी, -8 से बड़ी, तो -8 से बड़ी क्या है, 7 भी है, 6 भी है, 5 भी है और 4 भी है, लेकिन 3 तो हटा दिया उसने, पहले ही हटा दिया। ये 3 संख्या और -8 भी हटाना है। इतनी संख्याओं को पूछा संख्या क्या है, तो एक संख्या, 2 3 4, तो कितने हैं, 4, ऑप्शन नंबर डी। एक बार आप फिर से देखिएगा, वीडियो समझ में आ जाएगा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप मैसेज ज़रूर कीजिए, जितना पॉसिबल है मैं उसको फिर से आपको समझाऊंगा। आरोही क्रम, इसको थोड़ा सा आपको समझना पर, आरोही अगर बड़ा आ लिखा है, ठीक है, तो बड़े से छोटे की तरफ क्रम होगा। बड़ा सीढ़ी से मतलब छत से आप उतरेंगे, आरोही की तरफ आओ, कोई नीचे खड़ा होकर आपको बुला रहा है, आरोही, मैंने ऐसे याद किया था, बड़े से छोटे की तरफ। तो इसमें कह रहे हैं 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं मैंने आपको बताया जिसकी गिनी जा सकती है, जैसे 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। कह रहे हैं कौन सी 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं आरोही क्रम में वो हैं। ठीक है, तो आरोही क्रम में हम इसे सजा लेते हैं। आरोही क्रम में मान लेते हैं 1 को 5, ठीक है, और बी को 4 और सी को 3। ये आरोही क्रम में है ना, 5 4 3 ऐसे, तो ये तीनों आरोही क्रम में है। अब देखते हैं इनका ऑप्शन हम रखते हैं कौन कौन सा सही बैठता है। तो सी क्या है हमारा, -3 सी है 3, तो पहले ऑप्शन हम रखते हैं। तो पहला ऑप्शन में हम अगर सी का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस ए का स्क्वायर हमने 5 रखा है, तो ए का स्क्वायर क्या है 25, इज लेस देन बी का स्क्वायर कितना होता है, बी है, बी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो -16 इज ग्रेटर देन +16, बड़ा है जी, बिल्कुल बड़ा है, -16 से बड़ा है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2, सी की वैल्यू हमने क्या रखी है 3, तो सी का स्क्वायर क्या होगा 9, प्लस बी की वैल्यू क्या है 4, तो बी का स्क्वायर क्या होगा 16, इक्वल ए का क्या वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 9 और 16 25 इक्वल 25। ये भी सही है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक दोस्तों, अभी आप देखते रहिए। सी की वैल्यू क्या है, ऑप्शन नंबर 3 के लिए ऐसे सॉल्व किया जाता है। सी की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ए की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, इज़ ग्रेटर देन बी का वैल्यू क्या है 16। तो अब देखते हैं 9 - 25 -16 इज़ ग्रेटर देन 16, ये गलत है,
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। सी की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस ए की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का क्या स्क्वायर क्या 25, इक्वल बी की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर क्या 16, तो अब हम देखते हैं -16 इक्वल 16, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसको बाद में सीटेट ने 2 ऑप्शन सही माने थे और पहले एक ही मान लिया था। तो जब रिवाइज आंसर किया ही तो ये दोनों ऑप्शन सही हुए थे, तो दोनों को नंबर मिले थे। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप एक बार देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है -16 से 16 बड़ा है ना, +16 तो ये बड़ा है, और ये 25 इक्वल 25 ये भी बराबर है। तो यही दोनों क्वेश्चन ऑप्शन सही थे, उन्होंने यही ऑप्शन पहले माना था, फिर बाद में ये भी ऑप्शन माना, तो इन दोनों वालों को नंबर दिया। यही मैं कहता हूँ आप इसे चेक कर लिया कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है, ये 3 था, ये 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखते हैं किन्हीं दो प्रमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो प्रमेय संख्याओं के बीच कोई प्रमेय संख्या नहीं आ सकती। अरे प्रमेय संख्या की ही सीरीज चल रही तो प्रमेय संख्या आएगी ही, केवल एक प्रमेय संख्या आ सकती, बहुत सी आ सकती हैं, केवल एक प्रमेय संख्या और कोई अप्रमेय संख्या नहीं आएगी, क्योंकि इसने जब एक प्रमेय संख्या के बाद अप्रमेय तो आएगी नहीं प्रमेय में, और एक प्रमेय वाली मैंने पहले ही काट दी तो ये भी कट जाएगा। अनंत प्रमेय संख्या आती है, ये याद रखिएगा किन्हीं दो संख्याओं के बीच, प्रमेय संख्याओं के बीच अनंत प्रमेय संख्या आती हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, 2/3 है, ठीक है, और 5/2/4 है और 5/4 है। ठीक है, तो इनके बीच अब हम भाग करके देखते हैं इनको क्या होगा। कुछ और ले लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं, ठीक है। तो 3.20, 3 छंग 18, 2 फिर 3 छंग 18, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, 3 6 7, आगे हम आएगा, इससे अगला आएगा 3.678, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, और इसका 1.125 ये होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सी संख्याएं आती जाएंगी। तो दो अनंत प्रमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। -7 -3 के बीच स्थित पूर्णांकों का योग। -3 जैसे हम रखते हैं -1 से -2 -3 -4 -5 -6 -7 के बीच पूछा है। -3 और 7 के बीच, तो ये हटा दीजिए, ये हटा बीच की ये हो गई, तो इनके करें गुणनफल, तो गुणा कर देते हैं माइनस, तो माइनस 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 का गुणा माइनस प्लस हो जाता है, तो 20 गुणे 6, और माइनस प्लस का गुणा क्या होता है माइनस, तो 6 दूनी 12 0 ऐसा था, 120 माइनस, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको किसी को ये नहीं पता कि माइनस गुणा माइनस माइनस होता है कि प्लस होता है, वो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगा उनके लिए। चलिए एक बार मैं बता देता हूँ। माइनस का गुणा माइनस तो आता क्या है प्लस, माइनस गुणे प्लस इक्वल माइनस आता है, प्लस गुणे माइनस माइनस आता है, प्लस गुणे प्लस प्लस आता है, यही रूल है। ठीक है दोस्तों, इस साइन की बात हो रही है, सिंबल की साइन की बात। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 13 के बीच कितनी प्रमेय संख्या आ सकती हैं। 5 7 6 7। दोस्तों मैंने अभी आपको बता दिया, कोई भी एक संख्या होगी, तो मैंने आपको पहले बता दिया, कोई भी दो संख्याएं होंगी प्रमेय संख्या, उनके बीच अनंत हमेशा प्रमेय संख्या होंगी, बहुत सी प्रमेय संख्या मिलती हैं। तो आपको तुरंत आपको देख के ही करना चाहिए, टिक करना चाहिए था कि अनंत संख्या होंगी। क्वेश्चन नंबर 8,
दोस्तों ये बैकग्राउंड आवाज़ें आपको मिलेंगी क्योंकि ये इसमें लॉकडाउन का वक्त है और अब मैं गांव आया हूँ अपने, तो ऐसी आवाज़ें मिलेंगी। ठीक है, कौन सा कथन सही है? नंबर 1, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव अभाज्य होता है। अभाज्य 5 है, उसका योग करते हैं 5। 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा अभाज्य होता है। ये 10 हुआ, ये तो सम हुआ है। अभाज्य 5 है और 3 भी है, इसका योग करते हैं, ये 8 हो, ये भी सम हुआ है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये रूल फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, हमको पहले ऑप्शन से ही इसे गलत कर देना चाहिए, लेकिन आपके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिए इसमें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। नहीं, मैंने कहा था 1 को छोड़ के 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 5, 7 ऐसे बढ़ता रहता है। फिर कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। सम मैंने अभी कहा 2 है, 2 एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है, तो ये भी गलत हो गया। एक अभाज्य संख्या सम संख्या हो सकती है, अब मैं दिखा दूँ, सॉरी विषम संख्या हो सकती है। भाज्य संख्या, जो भाज्य मतलब जो कटे। ठीक है, तो भाज्य संख्या कौन सी हो सकती है? मैं आपको दिखाता हूँ विषम, जिससे 9 क्या है? भाज्य संख्या है। किससे कटती है? 3 से कटती है। ठीक है, ये भाज्य संख्या और 9 खुद विषम संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी। और आपको दिखा दो एग्जाम्पल। 15 3 से कटता है, 5 से कटता है, और कहने के लिए विषम भी है, तो भाज्य भी है और विषम भी है। ठीक है, ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम होता है। आप देख लीजिए खुद ही। 3 विषम कोई भी 3 ले लें, 3 का वो 3 बार गुणा कर देते हैं। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 आ गया। 27 क्या है? विषम संख्या, तो सम हो ही नहीं सकती, ऑप्शन गलत। एक सम संख्या एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या आता है, देख लेते हैं। एक सम संख्या लेते हैं 4, विषम संख्या ले लेते हैं 3, इसका अंतर 1 कर लेते हैं। एक सम संख्या होती नहीं। ठीक है, तो ये भी गलत। अब आते हैं ऑप्शन चौथे पे। 3 विषम संख्याओं का योग, 3 विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होगी। 3 विषम संख्या का योग 3 दे लेते हैं, और विषम संख्या 5 भी आती है, और विषम संख्या 9 ले लेते हैं, इनका योग कर लेते हैं। 3, 5, 8, और 8 और 9 17। 17 क्या है? सम संख्या नहीं, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 तो सही है, लेकिन देख लेते हैं एक बार। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग सम होता है। 2 विषम संख्या है 3 और 5, 8 हुआ। 8 में कोई भी एक सम संख्या देखते हैं, 2 जोड़ दें या कहिए 4 जोड़ दें, 4, तो क्या हो जाएगा? 12। ये भी एक सम संख्या है। 12 क्या है? सम संख्या। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। आप कभी भी लैंग्वेज आए तो आप एग्जाम्पल लेके कीजिए, बस आपको पता हो कि सम क्या है, विषम क्या है, भाज्य क्या है, गुणनखंड क्या है, पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, प्रमेय क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं -2x -13 और 2x -11 और 2x -9 और 2x -7 क्रमागत है। ठीक है, तो ये क्रमागत संख्या है, तो ये पूछ रहा है क्या संख्या। हम ये देख रहे हैं एक सम संख्या में अचर का गुणा है और विषम संख्या का माइनस है। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि विषम संख्याओं का, या अब इसको सम संख्या है, 2 सम संख्या है, 2 में हम विषम संख्या का भी गुणा करेंगे, विषम संख्या में 3 का, तो एक सम संख्या प्राप्त होगी। 6 सम संख्या। एक बार और देख लें, 2 में अगर हम अभाज्य रखते हैं 5, तो भी हमको एक सम संख्या मिलेगी। तो सम संख्या में एक विषम संख्या, सम संख्या में विषम संख्या माइनस करने पे हमें क्या मिलता है? हमें रूल में अभी बताया विषम संख्या मिलता है। ठीक है, अभाज्य हो नहीं सकता, सम संख्या तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों मिलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हो नहीं सकती, माइनस भी आ सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको करा दूं, आप खुद ही सोचिए, लैंग्वेज से मत सोचिए। फिर से एक बार देखिए, x की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ, तो 3 और 2 से गुणा करूँगा 6, मतलब विषम संख्या लिया था, अभाज्य भी 3 है, तब भी हमें सम संख्या प्राप्त हुआ। फिर एक अभाज्य विषम संख्या लेते हैं 5, उनका 2 से गुणा करते हैं और 10 आया, मतलब ये संख्या हमेशा सम संख्या है।
और आप देख रहे होंगे जो घटाई जा रही है वो हमेशा विषम संख्या घटाई जा रही है। 13, 11, 9, 9 कट जा रहा है 3 से, तो अभाज्य है, इसीलिए विषम। ना तो ये और सब संख्याएं अभाज्य थी, लेकिन 9 विषम संख्या, तो पूरी सीरीज विषम आ गई। क्योंकि विषम में मैंने आपको बताया अभाज्य संख्या भी शामिल होती हैं। तो सम संख्या हो नहीं सकती, विषम है नहीं, वो सारी प्राकृतिक संख्या नहीं, अभाज्य हो नहीं सकती क्योंकि अभाज्य में विषम आ जाती है, तो विषम संख्या होंगी। जैसे अब हम x की वैल्यू 7 ले लेते हैं, तब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 2 गुणे 7 माइनस 13, 7 दूनी 14 माइनस 1 आ गया, 2 गुणे 7 माइनस 11, 7 दूनी 14 माइनस 11 3 आ गया, 2 गुणे 7 माइनस 9, 7 दूनी 14 माइनस 9 5 आ गया, 2 7 माइनस 7, 7 दूनी 14 माइनस 7, तो 1 3 5 7। अभाज्य में 2 से शुरू होता है, 1 नहीं था, तो 1 किस में आता है, विषम में भी आता है, विषम सीरीज में। तो क्या होगा, विषम संख्या होगी। और आपको मैं बता दूं, पता भी होगा, मैंने बताया भी है, विषम संख्या में अभाज्य संख्या आती है। ठीक है, देख लीजिए 1 3 5 7 9। अब ये क्या है, अभाज्य, ये सब क्या है, विषम, तो ये पूरा क्या होता है, विषम संख्या में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और लॉकडाउन में थोड़ा सा बनाना शुरू किया हूँ अभी, क्योंकि बहुत बार सोच रहा था कि नहीं बना रहा था। ठीक है दोस्तों, फिर ये अपना चैनल है, आप इसे लाइक कर लीजिएगा। और थोड़ा सा बैकग्राउंड या डिस्टर्बेंस हो रही होगी तो वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये मैं पूरी सीरीज़ कराऊंगा जब तक मैथ ख़त्म नहीं हो जाएगी। ठीक है, मिडिल, अपर प्राइमरी और लोअर प्राइमरी दोनों के लिए। ओके, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।